नौकरी छोड़ने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि मैं एक रिसर्च कर रहा था कि कोई भी इंसान जैसा है वो ऐसा क्यों है। मुझे कोई बात समझ में आती है तो क्यों आती है, और नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है। मुझे अगर खेलना पसंद है लेकिन मेरे किसी दूसरे दोस्त को रिसेस में भी, आधी छुट्टी में भी बस्ते पर बैठना पसंद है तो वो क्यों है। मैं एक बच्चा चुपचाप सारी बातें मान लेता है और दूसरा बच्चा इतना आर्ग्यूमेंट करता है तो वो क्यों करता है। एक बच्चा कैलकुलेटिव सोचता है, एक बच्चा इमोशनल होता है, वो क्यों करता है। एक बच्चा हमेशा ही सारे उल्टे काम करता है तो वो क्यों करता है। मीन्स मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा जो क्वेश्चन था उसकी जड़ तक पहुँचने में मैं मतलब अब तो मैं ये कहूँगा कि 100% ही कामयाब हो गया था। उस वक्त जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब मैंने इसका पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न तैयार कर लिया था कि हम किसी भी ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो जैसा भी है। तो ये सोच करके फिर मुझे लगा कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसमें 100% रोजगार संभव है और उस बच्चे के टैलेंट के हिसाब से संभव है, मतलब उस बच्चे के दिमाग के हिसाब से। अभी तक क्या हो रहा है कि माँ बाप के हिसाब से या शिक्षकों के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जबकि बीएड में, डीएड में और दूसरे कोर्सेज के अंदर ये सिखाया जाता है कि पूरी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, परंतु बालक का कहीं जिक्र ही नहीं चलता है। वहाँ सिलेबस ऊपर से तय होके आता है और टीचर भी अपने हिसाब से पढ़ा रहा होता है और फिर उसके बाद पेपर अपने हिसाब से ले रहा होता है। उसके बाद सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी फिर एक लास्ट में फिर एक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, फिर एक पेपर देना पड़ता है फाइनली। एंड देन 99.9% से ज़्यादा बच्चों के ऊपर एक स्टैंप लगती है, स्टैंप ऑफ फेलियर बेसिकली। तो वो फेलियर की स्टैंप को रोका जा सकता है और हर बच्चे की यूनिकनेस को पहचान करके उसके हिसाब से एक सिस्टम तैयार किया जा सकता है, ये सोच करके कि क्योंकि सिस्टम करने नहीं देगा तो हम अपना एक अलग सिस्टम बना करके जनता को, पब्लिक को, देश को दिखाएंगे कि ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तब मैंने नौकरी छोड़ी थी। तब दुनिया उसे वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से जानती थी। मैंने अपने बच्चे और बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक रिसर्च प्रोग्राम जब चलाया तो मैंने देखा कि 7 साल की उम्र में मेरे बेटे ने 10th क्लास तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करके रख दिया था। तब मैंने समाज को ये बताया कि देखो, जिसको आप सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बोल रहे हो, 90% से ज़्यादा स्कोर तो ये 7 साल का बच्चा ले रहा है उसमें। तो फिर उस बच्चे को 16 साल तक क्यों घसीटा जा रहा है उस सिलेबस के लिए, जो सिलेबस मात्र 6 महीने का है। तो जो बाकी का समय है उस बच्चे को उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, और क्यों समाज या स्कूल नाकाम है उस बच्चे की स्किल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, उसकी स्किल का पता लगाने में भी फेल है। तो इस पे हम काम करें। इसमें 2 चीज़ें आई हैं जी। पहली बात ये है कि जो बिल्कुल बैक बेंचर है, क्या उनको पढ़ाई में अव्वल कर सकते हैं, या बैक बेंचर की स्किल को पहचान के उस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल 2 चीज़ें। हाँ। जैसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत स्टेनले हॉल की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले खोजा था कि किशोरावस्था बड़े भय, वेग और तूफान की अवस्था है। ठीक है। उस पर जब आपके वो चले हैं, क्या नाम है, थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा बंदर के एग्जाम्पल पे कि किस प्रकार से बच्चे वो जो है बंदर छड़ी से जोड़ के केला निकाल लेता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। तो वो देख कर सीखने की प्रवृत्ति, तो उस पे हम आए कि भाई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधन पे हम पहुंचे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो विधाएं हमने शिक्षण विधियों में प्रयोग की, जैसे साइंस को हमने ह्यूरिस्टिक प्रोसेस से पढ़ाया, बिल्कुल, गणित को हमने आगमन, निगमन और संश्लेषण विश्लेषण विधि से पढ़ाया, बिल्कुल। तो इन विधियों का प्रयोग करके हम उस बच्चे को पढ़ाई को डेवलप कर ले गए। लेकिन कई बच्चों में क्या होता है कि जो मस्तिष्क का पैमाना होता है, एक क्षेत्र में ज़्यादा चलता है, दूसरे में कम चलता है। बिल्कुल। जैसे किसी बच्चे को दर्शन बहुत पसंद है, बिल्कुल, किसी बच्चे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है। एग्जैक्टली।
गणित उसकी मजबूत होगी तो न्यूमेरिकल्स अपने आप निकलते जाएंगे, केमिस्ट्री में भी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। उसी क्षेत्र में दूसरा बच्चा बॉटनी और जूलॉजी में पसंद है, क्योंकि वो जो है जूलॉजी और बॉटनी के फील्ड में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। तो आपकी जो रिसर्च है वो बैक बेंचर की पढ़ाई को डेवलप करने के लिए है या उसकी स्किल को पहचान के उस दिशा में आगे बढ़ाने? बिल्कुल। मैं 2014 में जब मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को सोसाइटी के सामने रखा, और नॉट 2014 में, 2014 तक मतलब, तो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था कि हमारे बच्चे निकम्मे हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, तुम्हारा बच्चा होगा इंटेलिजेंट, तुम्हारे बच्चे को मैथ्स पसंद होगा। एक बच्चा आपने देखा होगा उस वक्त मीडिया में खूब छाया था, कौटिल्य पंडित। वो उसके दादाजी जो हैं वो, क्योंकि उसका विजुअल इंटेलिजेंस बहुत हाई था और उसके दादाजी सामाजिक विज्ञान के ही टीचर्स हुआ करते थे। नहीं, हमारा जो क्वेश्चन, मैं अभी आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गया। तो जब हमने फिर एक जानवी थी लड़की जो भाषा पे थी, अब मैं इसको तीनों बच्चों को मैं अलग रख रहा हूँ, जो आपने बोला वो बिल्कुल वही नहीं, हमारा आपसे मैं भी वहीं आ रहा हूँ। आपकी जो रिसर्च है ना, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि आपकी रिसर्च बेसिकली मैं दोनों पे आ रहा हूँ। आपने जो दोनों सवाल किए, सर ने एक बात अंदर बताई कि बैक बेंचर्स 10 हमने लिए और सारे टॉप कर गए। मैं अभी आ रहा हूँ आपको। जैसे क्या हुआ, ये जो 3 बच्चों का मैंने जिक्र किया, यशस्वी जो मेरा बेटा है वो साइंस और मैथ्स को टॉप कर रहा है, कौटिल्य जो है वो ज्योग्राफी को, मैप्स को कर रहा है, और जो जानवी है वो लैंग्वेज को कर रही है। तो तीनों के पास अलग अलग टैलेंट हो गया। एक चौथा पेरेंट है, वो कह रहा है मेरा बच्चा निकम्मा है, वो नहीं कुछ भी कर सकता है। मैं उसे कह रहा हूँ वो आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना असलियत में, तो ठीक है। अब अगर वो नहीं बना है, लेकिन फिर वो कह रहा है कि नहीं, पढ़ने के बिना तो काम चलेगा नहीं, एडमिशन भी पढ़ के होगा, नंबरों से होगा, और कोई नौकरी मिलेगी या कोई जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, वो भी पढ़ के होगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया 2015 में। हमने ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के स्कूलों में सभी स्कूलों को एक चिट्ठी लिखी और प्रिंसिपल से जाके मैं पर्सनली मिला। मैंने कहा आप अपने स्कूल का सबसे पीछे वाला बच्चा दे दीजिए, जो आपने बैक बेंचर की बात कही, जिसको आप सबसे निकम्मा बोल रहे हो, जिसको आप कहते हो कि ये पढ़ने में बिल्कुल नकारा है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। वो 20 स्कूलों से मैंने 20 बच्चे लिए, एक स्कूल से एक बच्चा, उस स्कूल का सबसे कमज़ोर बच्चा। हमने उसको लेकर के उनके पेरेंट्स को बिठाया। हमने कहा देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं ये करने के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा कितना ही निकम्मा हो आपकी क्राइटेरिया में, यदि टीचर को उसका दिमाग समझ में आ जाए तो उसको याद कराना या उसको समझाना कोई बड़ा काम नहीं है। इवन उसका इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी उसको समझाया तो जा ही सकता है और याद भी करवाया जा सकता है, क्योंकि उसका अपना एक लर्निंग मेथड है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को जब किया तो उसके अंदर बच्चों को जब हमने उसको कंप्लीट किया तो सेशन कंप्लीट हुआ, 18 बच्चों ने फाइनल किया, 2 बच्चे बीच में किसी कारण से चले गए थे। 18 के 18 बच्चे एंड ऑफ द सेशन अपने अपने स्कूल के टॉपर्स थे। सारे मीडिया हाउसेस ने खूब छापा उनको। मैंने फिर सोसाइटी के सामने एक क्वेश्चन रखा, अब ये जो सबसे निकम्मा था ये भी 100 में से 100 नंबर ले गया, अब आपके पास इन बच्चों के लिए क्या जगह है, अब आपके पास प्लेसमेंट का क्या रास्ता है? अगर पूरी क्लास 100 में से 100 ले ले तब तो सोल्यूशन मार्क्स में नहीं है। बैक बेंचर अगर फ्रंट बेंचर की पोजीशन में आ जाएगा, बैक बेंच अगर 40वें पोजीशन पर आने वाला बच्चा अगर 4th पोजीशन पर आ जाएगा तो ऑब्वियसली 4th पोजीशन वाला नीचे आएगा, यानी एक बच्चे को नीचे आना पड़ेगा। 40 बच्चों की क्लास में रैंकिंग अगर देखेंगे, एक बच्चे की रैंकिंग 1 होगी, एक बच्चे की 40 होगी, तो वो 40 वाला बच्चे के पास भी कोई नया टैलेंट है। तो वो हमने ये भी दिखाया प्रूव करके कि याद कराना और सिलेबस कराना नॉट ए बिग डील, उसके दिमाग को समझ में आ जाए, बट इससे भी बड़ा काम है उस बच्चे के दिमाग को समझ के उसकी स्किल पे काम करना। और यदि उसकी स्किल पे काम किया जाए तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में पूरा हैप्पी रहता है। तो पिछले 20 साल के इस यात्रा में जिन जिन पेरेंट्स ने हमारे हिसाब से काम किया, आज जो सक्सेस का और हैप्पीनेस का जो परसेंटेज है वो 100% है। मतलब आज तक अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला है जिसने अपना
वो टैलेंट यूज़ किया हो या वो स्किल इस्तेमाल की हो अपनी लाइफ के लिए जिसके लिए वो बना था, और फिर उसके बाद आज वो फ्रस्ट्रेटेड हो या उसके रिलेशंस भी बेस्ट हैं अपने फैमिली के अंदर, वो ज़िंदगी को भी पूरा एंजॉय कर पा रहा है, वो घूम भी पा रहा है, वो पैसे के पीछे भी नहीं दौड़ रहा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा है, काम का प्रेशर भी नहीं, बिकॉज ही इज़ इंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उस काम को वो सच में चाहता है करना। तो अब उसके लिए वो काम नहीं है, अब उसके लिए काम वो इन्जॉयमेंट है बेसिकली। अब उसको 20 घंटे लगाने पड़ते हैं अपनी ड्यूटी पर, 16 घंटे लगाने पड़ते हैं, 15 घंटे लगाने पड़ते हैं, नॉट अ बिग डील फॉर हिम। बिग डील उसके लिए है काम किसी और के लिए, किसी और चीज़ के लिए बना है और काम कुछ और करना पड़ रहा है, तब उसके साथ दिक्कत होती है, तब उसको जल्दी भागने की रहती है कि मुझे ड्यूटी से जल्दी जल्दी भागूँ, मुझे ड्यूटी पूरी करनी है बस खाली। तो जो मेन थीम था वो ये था कि बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से तैयार किया जाए, उसकी स्किल को पहचान करके। तो नहीं, इसी वही हम कह रहे हैं कि हम बैक बेंचर्स को पढ़ाई में आगे लाएंगे आपके माध्यम से। नहीं, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए पार्ट था, सोसाइटी को ये बताने के लिए था कि किसी को भी लाया जा सकता है, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज कि 40 के 40 बच्चों का रोल तय है। कुदरत ने जब उनको बनाया है, कांच को, लोहे को, स्टील को, पेपर को। आप ये कितने साल से कर रहे हैं? मैं इस पे रिसर्च शुरू किया था मैंने 2001 में। ये लिखना आप? हाँ 2001 नहीं, आपने बच्चों को शिक्षा देना या जो सिखाना इस मैं प्रकार 2004 में गवर्नमेंट जॉब में लगा। नहीं, वो तो 12 में छोड़ दिया। हाँ 12 में छोड़ दिया। उसके बाद इसी पे प्रैक्टिकल हम करने लगे। नहीं, अब तक कितने बच्चों को सिखाया है? अभी तक बेहतर किया है? मैं बता रहा हूँ, बेहतर करने की पोजीशन में जो मेरे कांटेक्ट में है वो करीब करीब डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे लगभग 3000 बच्चे। 3000 बच्चों को भैया लिखो। और मेरी जो टीम है, जो मेरी पहले 65 फ्रेंचाइजी थी, मेरी टीम के कांटेक्ट में होंगे करीब करीब 20,000 बच्चा। 20,000 बच्चा इनकी टीम थ्रू आउट द इंडिया। मैंने कोई कंपनी बनाए क्या? पहले थी, 2016 में बंद किया मैंने। कंपनी बंद है? हाँ, अब इंडिविजुअल कर रहा है। अब मैं सिर्फ गांव को जगाने पे काम कर रहा हूँ। अब मैं इस पर काम 2016 में मुझे एक बात समझ में आई। एक मिनट, एक चीज नोट कराइए। 3000 बच्चों को आपने स्किल डेवलपमेंट किया ना? 3000 बच्चों के पेरेंट्स को मैंने काउंसिल किया कि उनके स्किल डेवलपमेंट की जा सकती है इस तरीके से। ठीक, ये लिखो। इनके अभिभावकों काउंसलिंग, अभिभावकों को था तो लोग आते थे। अच्छा, मेरा क्लाइंट अमेरिका से, तो अब वो बंद हो गया? हाँ नहीं, वो मैंने बंद कर दिया 2016 में। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने 2016 में उसे बंद करके। क्या नाम था कंपनी का? एक्सपैंडिंग होराइजन्स। एक्सपैंडिंग होराइजन देखो। क्योंकि एक बच्चे पर यदि मुझे कोई एक बच्चे के बारे में बोलने को बोल देता है, तो मैं एक बच्चे पर करीब करीब 6 से 8 घंटा बोल सकता हूँ, एक सिंगल बच्चे पर, बिना एक सिंगल सवाल जैसे किए। गांव जाते हैं आप, तो गांव में जो है बच्चों को रखते तो होंगे ना अपने पास 2-4 दिन? नहीं, गांव में तभी तो पकड़ में आएगा क्या खासियत है उसमें? मैं बताता हूँ उसमें क्या करते हैं हम। जब हम गांव में जाते हैं तो पहला जो स्टेप रहता है गांव का, वो ये रहता है कि पहले गांव को हम इकट्ठा करते हैं। ठीक भैया। इकट्ठा करने के बाद हम गांव वालों को ये बताते हैं कि अभी एजुकेशन सिस्टम में गलत क्या हो रहा है। फिर हम बताते हैं कि आपके लिए एक सही रास्ता ये है। जो गांव वाले तैयार हो जाते हैं कि बताइए इसी रास्ते पर चलना चाहोगे जो चल रहा है, या हमें बदलना चाहिए। जब गांव वाले तैयार हो जाते हैं कि हमें बदलना है, तो फिर मैं बदलता हूँ कि मैं क्यों बदलूँ आपके गाँव के लिए। गाँव आपका, बच्चे आपके, तो बदलना पड़ेगा आपको। तो फिर वो कहते हैं हम कैसे बदलें। तो हम उनको बोलते हैं एक काम करो, मेरे पास ये विधा है कि मैं टैलेंट निकालने की टेक्नोलॉजी अपने पास पड़ी है, तो एक काम करते हैं, मैं आपके यूथ को सिखा देता हूँ कि वो टैलेंट कैसे निकालना है, तो आप वो ट्रेनिंग घर पे बैठे ले लीजिए। तो गांव के 15 से 20 बच्चा भी अगर निकल करके आ जाता है और उस ट्रेनिंग को, बेसिक ट्रेनिंग को घर बैठे ले लेता है, तो अभिभावक की बच्चा, अभिभावक ले लो, नौजवान बच्चे ले लो जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई भी ले लो, मतलब गाँव से कोई भी आदमी गांव से ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ। ट्रेनिंग देते हैं? कितने दिन की है ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग घर पे बैठे होती है करीब करीब 30 से 40 घंटे की। 30 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं गांव वालों को। उस ट्रेनिंग से वो अपने बच्चों को उस ट्रेनिंग से वो किसी भी बच्चे को पहचानने की पोजीशन में आ जाते हैं। बट इसके बाद एक मैनुअल ट्रेनिंग होती है जिसको मैं बुला कर देता हूँ, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी भी उसको देता हूँ साथ में, कि किसी बच्चे को आप कैसे पहचानोगे, एग्जैक्ट उसका क्वांटिफाई कैसे करोगे उसके टैलेंट को, उसका लर्निंग मेथड कैसे बताओगे, उसका पर्सनालिटी टाइप कैसे बताओगे, ब्रेन डोमिनेंस कैसे बताओगे, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कैसे बताओगे, उसके इंटरेस्ट एरियाज कैसे बताओगे, उसका IQ, AQ, CQ, EQ कैसे बताओगे, इमोशनल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट, क्रिएटिविटी क्वोशंट या इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो क्वेश्चन आंसर प्रोसेस है आपका? नॉट क्वेश्चन आंसर प्रोसेस। जो बच्चे
का जो ब्रेन लोब है, जो बच्चे का ब्रेन है, वो उसके जन्म से पहले बन लेता है। जब वो पैदा होता है उससे पहले 7वें महीने तक उसका पूरा ब्रेन डेवलप हो जाता है। और ब्रेन लोब्स हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर बहुत सारे प्रिंट्स के रूप में होते हैं जो यूनिक होते हैं। जैसे आँख का रेटिना है, ये हर आदमी का यूनिक है। पैर की उंगलियों के निशान हैं, वो हर आदमी के बिल्कुल अलग हैं। हाथ की उंगलियों के निशान हैं, हर आदमी के अलग हैं। डीएनए के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है। हमारा चेहरा, हमारा माथा, हमारी नाक, हमारा कान, एक एक चीज़ की जो बनावट है वो हमारे बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती है। तो जो सबसे ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है वो ट्रांस का डाटा मेरे पास है। तो मैं उसके एक ब्रेन का लोब्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूरल कनेक्शन के बारे में पूरी डिटेल नोट निकाल के आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि ये बच्चे को इस पार्ट पे इसका इंटरेस्ट बनेगा और इस पार्ट पे ये खुश रहेगा और ये वाला पार्ट इसका कमज़ोर रहेगा। इसके बेसिस पर उसकी पर्सनालिटी तय होती है, इसके बेसिस पर ही उसका बिहेवियर तय होता तो है। बच्चे का क्या टेस्ट कराएंगे क्या? वो एनालिसिस करना हम सिखाते हैं सबको, मतलब कोई भी माने केमिकल टेस्ट होंगे क्या? नहीं, नॉट ए केमिकल टेस्ट। तो उसको जो है वो कहाँ करेंगे, उसकी जांच कहाँ करेंगे? वो सारा मैं देता हूँ एनालिसिस कोई भी हाँ, पूरा सिस्टम है वो बनाया हुआ, मैनुअल भी है और कंप्यूटराइज भी है। वो जो भी गांव इसके लिए तैयार होता है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उसको, कोई किसी से कोई चार्ज नहीं करते हैं। उससे चार्ज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कैसे चलेगा? मेरा क्लाइंट बाहर से आता है, मेरा अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। मेरी तो अपॉइंटमेंट की वेटिंग ही 2 साल की है। मैं एक बच्चे का अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपए लेता हूँ व्यक्तिगत। अगर किसी ने व्यक्तिगत मुझसे अपने बच्चे के लिए मिलना है, मेरा वो बिजनेस है। तो वो 1.5 लाख कितने दिन का है? एक दिन एक अपॉइंटमेंट का खाली। उसके बाद उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे उसका क्या है? वो मेरी सिरदर्दी है। उसमें मैं माँ बाप को एक ऑफर रहता है कि यदि जब मैं आपके बच्चे के बारे में बता रहा हूँ आपको ये पेमेंट एडवांस करनी है। यदि आपको लगता है कि ये मैंने जितना भी बोला है 5-6 घंटे में या 2 घंटे में, जितनी भी देर आपको समझ में आता है, उसमें यदि अब बच्चे की उम्र मान लो 10 साल है, मैंने 10 साल की उम्र तक का उसका बचपन से पैदा होने से लेकर 10 साल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे एक भी सवाल पूछे बिना। यदि वो 10 साल मैंने 100% एक्यूरेट स्टडी किए हैं, यदि उसमें एक भी लाइन गलत नहीं है तो मैं आगे के लिए आपको सजेस्ट करूंगा। और यदि उसमें एक भी लाइन गलत है तो आपका पैसा वापस। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ही नहीं आगे। मतलब 100% एक्यूरेसी है तो ही मैं आगे के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट। क्योंकि जो चीज़ें आपने 10 साल में उस बच्चे के अंदर देखी हैं, वही चीज़ अगर मेरी रिपोर्ट बता रही है, इसका मतलब है कि जो आपने देखा है मैं वो भी देख रहा हूँ और जो आपने नहीं देखा है मैं वो भी देख रहा हूँ। तभी हम लोग उसके लिए चार्ज करते हैं। और ये मैंने एक नियम है हमारा कि उसके लिए हम लोग संचय नहीं करते हैं। मतलब जितना मेरा एक्सपेंसेस है सिर्फ उतना ही मैं अर्न करता हूँ, बाकी के अपने 25 दिन जो है सोसाइटी के अंदर ही लगाता हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी यहीं से जो गांव को देने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं और मूव करने के लिए पर्सनली, वो यहीं से आते हैं। ये था कि हम जब पढ़ाते थे तो अगर हम फीस ना लें तो माँ बाप उसकी कदर नहीं करते। फीस लेते हैं तो उतनी फीस एक नॉर्मल आदमी दे नहीं पाता, और फिर जितनी फीस पे करते हैं वो सिर्फ अमीर पे कर सकते हैं। फिर हमें ये लगता है कि हम सिर्फ अमीरों की ही सेवा कर रहे हैं। तो तब ये समझ में आया कि इसको तो जो स्टेक होल्डर है उसे समझाना पड़ेगा, उसे समझने में समय लगेगा, बट लेट अस डू कि कोई बात नहीं, अगर 8 से 10 साल अगर लगते हैं समझाने में, तो मैंने अपनी लाइफ के 15 साल निकाल के अलग से रखे कि ये 15 साल में सिर्फ समझाने पे ही फोकस करूंगा। लेट्स सी कि कितना चेंज होता है। अभी आप गांव में ही उनको सिखाते हैं जाके? अभी मैं गांव में जाकर के ही लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझाते हैं। और अभी 2025 की जनवरी से हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। मैं पूरे देश को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमारी जो जनता सरकार मोर्चा की टीम है वो एक प्लान कर रही है कि हरियाणा के 7000 के करीब गांव हैं, हर गांव से 2 बच्चे लेकर के एक ऐसा शिष्य कुल शुरू करेंगे जिसके अंदर बच्चे को जीवन और समाज के लिए तैयार किया जाएगा। 14,000 बच्चे और 2,000 के करीब टीचर्स या और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो मिल करके एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि देखो 14,000 बच्चों का एक ऐसा गुरुकुल या शिष्य कुल है जिसमें से निकलने वाला प्रत्येक बच्चा 100% रोजगार निकल रहा है, और वहां से आप अपने गांव के अंदर कैसे चालू करोगे उसका एक एग्जाम्पल सेट करने की योजना है। ये ठीक कि एक बच्चा हम लेंगे उस कैपेसिटी से
जो मतलब अपना खर्चा खुद दे सकता है, और एक लेंगे उस तबके से जो पे नहीं कर सकता है, और जो पे नहीं कर सकता है उसका एक्सपेंसेस उसी को बियर करना है जो पे कर सकता है बेसिकली। वो अभी कहाँ है? वो अपने अपने फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। सब जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और सब अपने अपने काम में अपने अपने फील्ड के टॉपर्स हैं सारे के सारे, एंड दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन्स। नहीं माने वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे फ़ोन में वो खबरें हैं उन बच्चों की। पढ़ाई कर रहे हैं वो? नहीं, वो हो गया, आज काफ़ी टाइम पहले की बात है वो सब बातें। तो कोई अपनी आईटी की कंपनी खोल के बैठा है, कोई अपना बिजनेस खोल के बैठा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपनी मतलब जो उसका बेस्ट इंटरेस्ट एरिया था वो उसी में लगा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ मतलब ये सोचे बिना कि मुझे क्या करें। जैसे उसका एक बच्चे का फैमिली बिजनेस किसी और चीज़ का है, वो बिजनेस नहीं संभाल रहा है, वो उससे अलग कुछ और कर रहा है। एक बच्चा है जिसको मतलब बहुत परेशानी थी, उसको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। उस बच्चे को जब अपनी साइड चेंज करी उसने, जब मैंने उसको बताया कि तुम ये नहीं, तुम आईटी इंडस्ट्री के लिए बने हो, उसको बाद में फिर कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने 35 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप पे बुलाया, जिसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा था। एक 9 साल की बच्ची थी, 9 साल की चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, 5वीं में, उसने 10th क्लास मेरे पास आने के छुट्टियों में कर लिया था 10th क्लास तक का सिलेबस। मेरा खुद का बेटा है, वो अभी नेशनल चैम्पियन है लॉन टेनिस का, वो खेलता है, मतलब उसका JEE में भी 93 परसेंटाइल था, उसका फ्री में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा था, स्कूल में उसको मैंने भेजा नहीं, कोचिंग सेंटर मैंने भेजा नहीं, बट नाउ ही सेज कि मुझे खेलना है, तो देन यू विल प्ले। ठीक, क्योंकि तुम खेलने के लिए बने हो तो तुम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं छोड़ा जिससे मैं नहीं मिला। 2015 में मैं नरेंद्र मोदी से मिला, मेरे पास वो सेक्रेटरीट की कॉपी पड़ी है, जब मैं एंट्री की, जब मैं उनसे मिला PMO में। और वहाँ से मिलने के बाद फिर मैं स्मृति ईरानी से मिला, जो उस टाइम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किया था। मैंने ऐसे ही एक गोल सी मेज थी लंबी सी PMO में, सारे IAS अफसरों के बीच में मैंने प्रेजेंटेशन दिया, पूरा प्रोजेक्टर के ऊपर मैंने बताया कि ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसे करना चाहिए, और हम हर बच्चे का टैलेंट पता लगा सकते हैं। और फिर एजुकेशन मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट का मेंबर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, फिर हमारा ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, पंचायत मेंबर, स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मास्टर्स, प्राइवेट स्कूल के मालिक, कोई नहीं छोड़ा मैंने, सबसे मिला मैं कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट। बल्कि मेरे वो जो मैंने मीडिया में बाकायदा लेटर्स डाले मैंने। PMO में जो आप मिले, आपने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसको लोगों ने नहीं स्वीकार करके आगे बढ़ाया? स्वीकार करके देखिए, जो IAS ऑफिसर बैठे हुए थे, वो एक एक सवाल से जस्टिफाई उनको मैंने कर दिया, सेटिस्फाई भी कर दिया कम्प्लीटली। और उनकी जो लास्ट जो लाइन थी जिसके ऊपर हमारा मतलब जहाँ से मैं वापस आया था, वो 2 लाइनें थी, और फिर क्या ही कहूँ मैं, मतलब आपसे। तो पहली लाइन ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ये जो टॉपिक है ये किसी से एफिलिएटेड है क्या, किसी से सर्टिफाइड है क्या। मैंने उससे बोला कि बनाने वाले को कौन सर्टिफाई करेगा, आपको कैसे पता कि मैंने ठीक किया कि नहीं। हाँ, मैं आपके दिमाग को यहाँ बीच में ला के रख देता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यदि उसमें 1% भी कुछ कमी है तो जो चोर की सज़ा वो मेरी हो जाए, बट मुझे कौन सर्टिफाई करेगा। आने वाले टाइम में मैं सर्टिफाई किया करूँगा, ये तो मैं कर सकता हूँ, बट अभी मुझे कोई सर्टिफाई करने की पोजीशन में नहीं है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि पार्टी फंड में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं जब सारा ही काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं पैसे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, तो देन व्हाई। अच्छा, इसमें क्या AI टेक्निक का भी प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, इट्स ऑल मैनुअल। नहीं तो AI को यूज़ नहीं करना है नहीं, तो मान लीजिए जो है, आप जो बच्चों के फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, तो मेधावी बच्चे जो थे उनके फिंगरप्रिंट से आप उसको वो कर रहे होंगे ना, मैच कर रहे होंगे? नहीं, मेधावी बच्चा कोई है ही नहीं होता। नहीं, मेरा मतलब ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो मेधावी नहीं है। जो लाइफ में सफल हो चुके हैं उनके फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। आप अगर सफल हुए इंसान के बारे में जाकर पता करोगे तो उसकी ज़िंदगी में अंधकार के अलावा आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरा तात्पर्य आप नहीं समझे, आपका जो रिजल्टेंट निकल रहा है, रिजल्टेंट जब भी निकलेगा तो हाइपोथेसिस के बाद आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है, हाँ, वो आपने सोचा कि ये बच्चा ऐसा हो सकता है, हाँ, लेकिन उसके सपोर्ट में आपको कुछ मिला होगा। यस, जो पहले जिन लोगों का उसी चीज के अंदर इंटरेस्ट रहा होगा, वो उस वक्त के लिए होंगे। हाँ, तो हम उसी टाइम के 2009 से पहले उसी आधार पे आपका रिजल्टेंट कैसे आ रहा है? हाँ, मेरा रिजल्टेंट ये इसी तरीके से आ रहा है कि
जैसे लता मंगेशकर फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं, लता मंगेशकर के घर में सिर्फ माहौल मिल गया और लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर बन गई, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बना पाई। उसके पास तो सब कुछ था। सचिन तेंदुलकर इतना बढ़िया प्लेयर बन गया, वो उसके भाई के साथ जाया करता था, लेकिन सचिन अपने बेटे को नहीं बना पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मेरे पास मेरे आसपास से कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो किसी काम का मास्टर है, जो किसी काम का स्पेशलिस्ट है, और मैं उसके अंदर देखता हूं कि उसके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है और उसका कंपैरिजन अगर किसी और से करता हूं, वहीं से रिजल्टेंट निकलेगा। वहां से वेरिएबल्स लेकर के आप अपना बच्चों को कैसे निकालना है, वो उसी टाइम पर जो आसपास के स्पेशलिस्ट थे वहीं से लिया गया है। इतने वेरिएबल्स लिए गए थे, आप समझ सकते हैं कि 10 साल लगे। गांव के 10 बच्चों का ले लिया, हाथ की उंगली का निशान या जो आपने बताया। हाथ की उंगली के निशान से नहीं होता है खाली, इसके अंदर क्या रहता है कि जो आप बात करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप बिहेवियर आपका रहता है, जो डायलॉग डिलीवरी आप करते हो, जिस तरह से आप किसी बात के ऊपर रिएक्शन करते हो, वो भी अपने आप में कुछ कहता है। यानी ये समझ लीजिए कि पूरे 10 साल तक सिर्फ लोगों के बिहेवियर को एनालिसिस करके यदि आप नोट डाउन करते रहते हैं और उनके वेरिएबल्स को नोट डाउन करते रहते हैं और वहां से कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर हाइपोथेसिस को कितनी बार आपको नल एंड वॉइड करना पड़ता है और कितनी बार वो वेरीफाई करनी पड़ती है, उस वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट निकलते हैं और उसके बाद फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है, फिर कई बार जीरो से शुरू करना पड़ता है। देखिए, आपके जो रिजल्टेंट आ रहे हैं, आपने अपना एक मॉडल तैयार किया है। यस, आप उस मॉडल पे मॉडल नहीं, वो कसौटी मानी है। एग्जैक्टली, उस पे आपने बच्चे को परखा जी। तो आपका वो कसौटी वाला मॉडल कितने हजार लोगों से बातचीत के बाद तैयार हुआ? करीब करीब 10,000। ये लिखो, 10,000, करीब करीब 10,000। ये वो जो 2 से ही चालू कर दिया था। आपने कॉलेज तो 12 में छोड़ा है ना? नहीं, स्कूल तो मैंने 2012 में छोड़ा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर स्टडी 2001 में शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 2001 में स्टडी शुरू? नहीं, ये जो मॉडल था ये 2002 से, आप 3 से कह सकते हो आप। 2003 में आपका मॉडल तैयार हो गया था? हाँ, 3 में इस पे चालू किया स्टडी करना और 9-10 तक। 10 में तैयार हुआ आपका? 9 में मैंने पूरा कर लिया था, मतलब 2009 में मॉडल तैयार हुआ। ये मॉडल में आप कितने क्वेश्चंस तैयार किए जिसपे बच्चे से पूछते हैं? क्वेश्चन आंसर है क्या? नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं है, बिहेवियर एनालिसिस है टोटल कंप्लीट। तो बिहेवियर एनालिसिस क्वेश्चन के आधार पर करते हैं कि चेहरा मोहरा देख के, आंखों की एक्टिविटीज देख करके? ये तो मेरे पत्ती की बात कर रहे हैं, जब आप उसको करेंगे तो आपको पता लगेगा मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना वाइड रेंज मैंने लिया था कि मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो ये कहे कि सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मदद नहीं, मैं तो मदद करना चाह रहा था, मुझे सरकार मदद नहीं ले पाई। हाँ मुझे क्या मदद करेगी सरकार में? मुझे उसकी सरकार की मदद, मैंने तो डेप्यूटी कलेक्टर्स को, डीओज को, एजुकेशन के डायरेक्टर्स को, पीएमओ को, सीएमओ को सबको चिट्ठियां लिखी कि मैंने ये फॉर्मुलेट कर दिया है, मैंने टीचिंग मेथड भी बना दिया है, क्लासरूम कंडीशन में भी प्रूव कर दिया है, सोशल कंडीशन में भी कर दिया है, अपने घर में भी कर दिया है, दोस्तों के बच्चों पे भी कर दिया है, अपने बच्चे पे भी कर दिया है, तुम बताओ कहाँ प्रूव करना है? मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया है, एंड प्रूव करने के बाद भी अगर आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ? देन आई मूव टू द स्टेक होल्डर डायरेक्ट, फिर मैं पेरेंट्स के मुझे पैसे के लिए, मैंने असल में क्या किया, मैंने जब ये बनाया था तो पता नहीं किसी दिन बैठे बैठे मैंने परमात्मा से ऐसे, जैसे कोई दुआ मांगता है कोई आदमी, तो मैंने ऐसे करके बस ऊपर वाले से ये कहा कि हे परमात्मा, मैं तुझसे एक चीज़ मांगता हूँ, अगर तू मुझे दे सके उसके बदले में मैं अपना एक प्रॉमिस करूँगा कि यदि तुम मुझे इतनी समझ दे दो कि मैं हर बच्चे को ठीक से एनालाइज कर पाऊँ और उसको उस एंगल से देख पाऊँ, तो इसके बदले में मैं ये करूँगा कि मैं इस विद्या से कभी अपने लिए धन अर्जन नहीं करूँगा, मतलब जोड़ूंगा नहीं मैं अपने लिए कभी। तो मैंने आज तक कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया इससे, अपने लिए कोई लग्जरी आइटम ऐसी इकट्ठी नहीं की। मेरा घर देखेंगे आप, जाएंगे तो देखेंगे कोई, मतलब वैसे दूर से दिखने में मैं बड़ा वो दिखता हूँ, मेरे घर जाएंगे सोफा सेट मेरे घर में नहीं है, टीवी मेरे घर में नहीं है, कोई डाइनिंग टेबल मेरे घर में नहीं है, लोकल किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे नाम से हो, मतलब कोई मैंने ज़मीन नहीं खरीदी, कोई मैंने प्लॉट नहीं खरीदा, कोई मैंने मकान नहीं बनाया और ना कभी बनाऊंगा। मतलब इट वाज माय प्रॉमिस टू दी गॉड बेसिकली, परमात्मा से, उससे, उस प्रकृति से मेरा ये प्रॉमिस था कि इसके बदले में मैं ये सब नहीं करूंगा कभी भी, बस मेरे हाथ से किसी या मेरी जबान से किसी बच्चे के बारे में कोई गलत लाइन ना निकल जाए। किस विषय के आप शिक्षक थे? मैं प्राइमरी टीचर था, जो लास्ट मैंने नौकरी छोड़ी। वैसे मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तब सरकारी डिपार्टमेंट की, अगर मैं आपको
सरकारी सेवक के रूप में मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। मैं क्या करूं, पता नहीं मेरी नज़र खराब है, पता नहीं वही ऐसे हो चुके हैं। लिटरली कोई नेता मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर समाज के लिए कुछ सोचने की भावना हो। वो सबने मुझे यही कहा कि तुम क्यों इतनी सिरदर्दी ले रहे हो बलारा जी, तुम। मेरे को एक आदमी ने, एक मिनिस्टर ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि उस दौर की बात बता रहा हूँ, 2016 में हरियाणा में प्राइमरी में 3,90,000 बच्चा था, सिर्फ प्राइमरी में। और क्योंकि मैं प्राइमरी से जुड़ा हुआ था तो मेरा पता था उसे कि ये प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, मैं टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा था उन दिनों में। तो मुझे उसने कहा, बलारा तुम इतना क्यों पागल हो रखे हो, 3,90,000 का आंकड़ा है, हमने नंदन नीलकेणी को 1700 रुपया एक आधार कार्ड का दिया है, आधार कार्ड पे 3 रुपया खर्च होता है, 1700 के हिसाब से दे रखा है, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है। हम इस टेस्ट का अगर एक बच्चे का 1000 रुपया भी लेंगे तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है पागल। तो तुम 350 करोड़ तुम रखो, 50-40 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, हो जाएगा काम। मतलब यहाँ ये डीलिंग करते हैं वो लोग। कैसे करें उनके साथ में, वो कैसे समाज के बारे में सोच सकते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ऐसा आदमी कैसे सोच पाएगा, मतलब जिसकी हर बात के अंदर डील नजर आ रही हो। मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक इतनी क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी एक आइटम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप नहीं कर पा रहे हो। मेरा तो मतलब मेरा भी बैड लक है, बच्चों का भी, समाज का भी, मेरा तो क्या ही है। प्राइवेट स्कूल को आप दे सकते हो अगर कुछ है। प्राइवेट स्कूल भी उससे प्रॉफिट ही कमा रहा है बेसिकली। तो उससे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार उसको नहीं ले रही है और प्राइवेट स्कूल अगर अपने बच्चों को 100% एजुकेशन की दिशा में ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम, करिकुलम तैयार करने के लिए आगे आता है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फायदा होना चाहिए बच्चे का सिंपली। अगर कोई और इससे पैसा कमा रहा है मुझे दिक्कत नहीं है, मतलब आप कमा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कमाऊंगा, ये मेरी लिमिटेशन है। कि वो मोबाइल में एंगेज रहता है। ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप इसको बच्चों से, हाँ मतलब दो प्रॉब्लम है ना, लेकिन ये एक ही बच्चे में है, दो प्रॉब्लम है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि यदि आप मेरा नीडर इंडिया करके मेरा एक चैनल है यूट्यूब इंडिया पे, यूट्यूब के ऊपर, सॉरी, नीडर इंडिया। मैं अभी 13 तारीख को था लाइव, 13 तारीख को मैं रात को चला था 3.5 घंटा लाइव। हाँ नहीं देख पाते हैं, मैं पूरी रात, अभी मैंने 1 जनवरी को पूरी रात लाइव आना है, पूरी रात। मतलब वहाँ पेरेंट्स के इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेमिनार अभी हमने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया था, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का मतलब मैं आंसर दे रहा हूँ हर पेरेंट का। तो जो आपने बोला है कि जैसे बच्चा बात नहीं सुनता है, पहला पॉइंट ये कि आपने बात सुनानी क्यों है, आप सुनते क्यों नहीं, उसकी क्यों नहीं सुनते हो, पहली बात तो आपने क्यों सुनानी है। और दूसरी बात ये कि वो आपकी क्यों नहीं सुन रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये कि आप नहीं सुनते हो। बिकॉज उसको नहीं मालूम है सुनना है कि नहीं सुनना है, उसको तो दिखाई दे रहा है कि ये भी नहीं सुनता है तो मैं भी ऐसे बिहेव करूं। आप ही सुनाते जा रहे हो तो वो भी अपनी अपनी कहेगा। और दूसरी बात है, जो मोबाइल में जो एंगेजमेंट है उसके 2-3 कारण रहते हैं मोस्टली बच्चों के केस में। पहला जो कारण है वो ये है कि वो वाकई में उस स्क्रीन के लिए ही बना है, मतलब रंगों के लिए बना है बेसिकली। वो बना तो है मतलब फाइन आर्ट्स के लिए या कलरफुल चीज़ों के लिए, उसे वो वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो वो फिर स्क्रीन की तरफ चला जाएगा। और दूसरा बहुत बड़ा कारण जो निकल के आया है अपनी फाइंडिंग्स में, वो ये निकल के आया है कि वो जो बच्चा है वो इसलिए स्क्रीन ज़्यादा देख रहा है क्योंकि उसके आसपास के सारे बच्चे देख रहे हैं और उसे अपने पीयर ग्रुप में शामिल होने के लिए कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा है। वो क्या करे, जैसे हम बचपन में फिल्म देखने जाते थे तो जो पड़ोसी के यहाँ फिल्म देख आता था, अगले दिन पूरी क्लास में वो स्टोरी सुना सुना के अपनी रौब झाड़ता था। तो वो दूसरा आदमी सोचता था यार मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, तो वो भी उस फिल्म में अपनी बीच में घुसाए अपना स्टोरी, उसके लिए वो अगली बार फिल्म देखने पक्का जाता था, चाहे वो थोड़ी देर के लिए देखे। मीन्स जब आपको पीयर ग्रुप में शामिल होना है देन आप वो सब कर रहे हो। तो इसलिए हम पेरेंटिंग में एक पॉइंट समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को सही रास्ते पर केवल तब लगा सकते हो जब आपके पड़ोस के बच्चे भी सही रास्ते पर हों। मीन्स आपको अपना बच्चा बचाना है तो आपको पड़ोसी का बच्चा भी बचाना पड़ेगा। दिस इज द थीम लाइन फॉर द पेरेंटिंग। मतलब बच्चे सिर्फ आपकी जागीर नहीं होते हैं, बच्चे असल में समाज की पूंजी होते हैं और समाज के लिए ही तैयार किया जाता है। उनको किसी प्राइवेट कंपनी की, सरकारी कंपनी की नौकरी के लिए तैयार नहीं किया जाता। असल में उसको समाज के लिए तैयार करना है और उसको इस तरीके से तैयार करना है कि वो बड़ा होकर के वो अपने लिए भी धनोपार्जन कर सके, अपना परिवार, अपना पेट भी पाल सके, अपने परिवार का पेट भी पाल सके और अपने समाज के अंदर कुछ अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। इस विषय पर तो कहीं पर बात ही नहीं होती है, ना समाज के अंदर इस पर चिंतन होता है, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन होता है, ना इसके ऊपर किसी स्कूल के अंदर कोई मंथन होता है, ना करिकुलम में के अंदर ये चीजें शामिल हैं। करिकुलम में तो एक ही चीज शामिल है कि ये सिलेबस कर लो, इस सिलेबस से तुमको ये नौकरी मिलने वाली है, बस।
चलिए बनारस जी, हम तो चाहेंगे कि झारखंड में आप लाइन अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी समस्या है उसका समाधान केवल समझ में है, मतलब समझ ही समाधान है और नासमझी ही समस्या है। और बच्चों के केस में जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है पेरेंटिंग का और टीचिंग का, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन दोनों केस में, हर कोई बच्चे को समझाने पर लगा है और किसी का भी ध्यान बच्चे को समझने पर नहीं है। और समाधान बच्चे को समझने में है। बच्चे को समझ लिया, समझते ही मतलब मैं ये मानता हूँ कि माँ बाप का उसी दिन अंत हो जाता है जिस दिन उसके घर में बच्चा जन्म लेता है। अब उसका प्रत्येक क्षण जो है उस बच्चे के लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। तो बच्चे को पहचान करके उसके हिसाब से समाज तैयार करना है, उसके हिसाब से एजुकेशन तैयार करनी है, उसके हिसाब से पड़ोस बनाना है, उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी है। मतलब पेरेंट को जो करना है वो बच्चे के हिसाब से करना है, जबकि हो उल्टा रहा है कि माँ बाप अपने हिसाब से कर रहा है, बच्चे को उसमें एडजस्ट होना है। मतलब आपके बच्चों के लिए कोई स्पेस नहीं है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की देख लीजिए एग्जाम्पल। नहीं, इसमें बहुत से बच्चे जो है आप हर आदमी तक नहीं पहुंच सकते। जी बिल्कुल। इस देश के अंदर एक कितना 140 करोड़ आदमी हो गया जी, हर परिवार तक तो जाएंगे नहीं आप। बिल्कुल तो आपका ये संदेश हो सकता है अखबार के माध्यम से कई जगह तक चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो संदेश हम आपका समझ गए कि अपने बच्चे को जानिए वह ऐसा क्यों है। जी ठीक, बिल्कुल। दूसरी बात आपका हम ये समझे कि अपने बच्चे की स्किल को पहचानिए, एग्जैक्टली उस दिशा में उसको बढ़ा दीजिए, उस दिशा में ही तैयारियां कीजिए, उसी दिशा में आप अपना पूरा जोर लगाइए। तीसरी बात आपकी जो है वो ये है कि हम अपने बच्चे को देखें, उसको समझें, ना कि हम अपनी बातें बच्चे को समझाएं। हाँ, उसके ऊपर थोपें। बच्चे पे थोपना नहीं है, बच्चे के मानवीय व्यवहार को, उसके अंदर से निकालना है, उसकी बेस्ट। उत्कंठाओं को समझना है और उत्कंठा के तहत जिस दिशा में उसका प्रयास है उस दिशा में उसको सुलभ कराना है रास्ता। एग्जैक्टली। एक चीज़ ये हो गई तीसरी आपकी। चौथी चीज़, सरकारें भी इस बात को ध्यान रखें और उसी अनुरूप करिकुलम बनाएं और काउंसलिंग की व्यवस्था करें बच्चों की। एग्जैक्टली। बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो रही, इस कारण दिक्कतें हो रही हैं। बल्कि माँ बाप की, माने बच्चों की या माँ बाप की, बच्चों की तो काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मेरा मतलब सरकारें जो करेंगी ना तो बच्चों को काउंसलिंग करके वो भी पहचानेंगे कि किस दिशा में जाना चाहता है, तो उसके लिए बच्चे को उस दिशा में बढ़ाएं, पेरेंट को समझाएं। लेकिन सरकारें स्कूल के माध्यम से बढ़ा सकती हैं। जी मान लीजिए कोई बच्चा छुटपन से ही जो है उसको खेती में बहुत रुचि है, तो उसको जैविक खेती में लगा दीजिए, करोड़ों अरबों कमाएगा, बिल्कुल। है ना। तो एक चीज़ आपकी ये हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका सामान्य तौर पे कि आपसे सामान्य रूप से कोई कैसे बात कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, उसका क्या तरीका है ये बता दीजिए। मुझसे बात करने के लिए सबसे बेस्ट है, एक तो मेरा ईमेल आईडी है drdev.nidar@gmail.com। लिख लो भैया इसको, डॉक्टर देव DRDEV.NIDAR NIDER@gmail.com। लीडर यूट्यूब चैनल भी है। और दूसरा है निडर इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं लगातार लाइव आता हूँ। जो भी उस पर कमेंट के रूप में क्वेश्चन डालता है मैं वो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता हूँ और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर दे करके आपको भेजता हूँ। हाँ, निडर इंडिया। और तीसरा मेरा नंबर है 9518170000। इस पे जवाब देते हैं। इस पे जब आप मिस्ड कॉल करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, फिर आप जो भी उसमें क्वेश्चन डालते हैं उसका जवाब जरूर मिलता है। लिख लो क्वेश्चन नंबर भैया, फोन पे अगर कोई बात करना चाहे आपसे तो उठाते हैं आप फोन? मैं इस नंबर पे जब आप मिस्ड कॉल करेंगे, इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो एक नंबर से मैसेज आएगा, उस नंबर पर अपना मैसेज छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं पक्का। नहीं, मेरा मतलब वो ठीक है, मान लो कोई बात करना चाहे 9518170000 18170000। इस नंबर पे अगर कोई बात लिख लो माने अखबार में नहीं छापा, कॉल करता है, उस पे मैसेज ही छोड़ना पड़ेगा कि मुझे इस विषय पर बात करनी है, तो मैं कॉल करूंगा। अरे मान लो आपका कोई रिश्तेदार बात करना चाहे तो क्या करेगा? रिश्तेदारों से करे, मेरे से नहीं करने की जरूरत है। मैं तो सारा दिन यहाँ रहता हूँ।